नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना गंगने और आवाज इंडिया के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावी बिगुल बज चुका है। ऐसे में 2019 के बाद चर्चा में आई वंचित बहुजन आघाड़ी हमेशा से ही इस बात को लेकर चर्चा में आई कि वो सत्ता में शामिल होगी या विपक्ष का हिस्सा बनेगी। और इसीलिए आज हम बात करेंगे वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश आंबेडकर सर से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आवाज इंडिया में। स्वागत करने के लिए आपका आभारी हूँ। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले ही वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी थी। अब तक आपने लगभग 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। उम्मीदवारों का चयन करते समय आपके जहन में कौन से मुद्दे थे? देखिए, ये जो इलेक्शन है महाराष्ट्र का, इस बार आरक्षण के मुद्दे पर पूरी तरह से केंद्रित होगा, क्योंकि जरांगे पाटिल इनकी जो मांग है कि मराठा समाज को ओबीसी में से आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं ओबीसी नेता और ओबीसी समाज जो है उनकी भूमिका है कि हम मराठा को अपने थाली में नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि हम उनको विरोध करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि इस इशू को लेके दो विभाग हो चुके हैं। एक मराठा विभाग है कि जो ओबीसी से आरक्षण मांग रहा है, और दूसरी तरफ ओबीसी है जो कह रहा है कि हम मराठों को अपने साथ में नहीं लेंगे। तो ये दो विभाजन हो चुका है। इस दो विभाजन में वंचित बहुजन आघाड़ी की जो भूमिका है वो ये है कि ओबीसी के आरक्षण में मराठा समाज आना नहीं चाहिए, क्योंकि इनकी बुनियाद अलग है, उनकी बुनियाद अलग है। और इसलिए इस इलेक्शन में हम लोग ओबीसी की भूमिका जो है वो आगे ले जा रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ओबीसी के आरक्षण में मराठा समाज का समावेश नहीं होना चाहिए। ये एक इशू है। दूसरा इशू जो है, जो एमएसपी प्राइस है कि जिस पर कोई कानून बना नहीं है, उस कानून बनाने की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं ताकि एमएसपी के नीचे कोई खरीदारी ना हो और किसानों को राहत मिले, ऐसी एक परिस्थिति है। तीसरा बड़ा मुद्दा हम लोग जो यहाँ पर उठा रहे हैं वो ये है कि जो 14 लाख गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, ये 1980 में जो पॉपुलेशन थी उस वक्त आधारित है। 1980 से 2024 तक मैं समझता हूँ कि 3 करोड़ की पॉपुलेशन वहाँ पे बढ़ चुकी है। और ये 3 करोड़ की पॉपुलेशन बढ़ने के बाद जिस तरह से सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बढ़ना चाहिए, उसकी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और इसलिए हर साल 1 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ा सकते हैं, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट का इशू जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं। तीसरा है, इस देश की जो केव्स है, लेनिया जिसको हम लोग कहते हैं, गुफाएं जिसको हम कहते हैं, ये एक हेरिटेज है, वो बचना चाहिए। चाहे वो बुद्धिस्ट केव्स हो या और कहीं केव्स हो, वो हिस्टोरिकल है, इस देश की हेरिटेज है पुरखों की, उसको बचाना चाहिए, उसको हम लोग ले रहे हैं। दूसरा अहम मुद्दा है कि महाराष्ट्र में ग्रामीण इलाकों में लीडरशिप बढ़नी चाहिए और वो भी इंडस्ट्रियल लीडरशिप बननी चाहिए। और इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एससी एसटी का जो बजट है, उस बजट में से हर जो इंडस्ट्री खड़ा करना चाह रहा है उसको 10 लाख का अनुदान मिलेगा और उसने अपनी इंडस्ट्री खोलनी चाहिए। ऐसे कई प्रोजेक्ट जो है, कोई कार्यक्रम जो है, उसको लेके हम लोग इस इलेक्शन में उतार रहे हैं। लेकिन अहम मुद्दा जो होगा वो आरक्षण का मुद्दा होगा, चाहे वो एससी एसटी का आरक्षण का मुद्दा हो या ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा हो। सर, जब भी आरक्षण की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि जातिगत जनगणना की बहुत ज़रूरत है। खुद कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी ये मुद्दा उठाया था, विपक्ष के जो पार्टी है उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था। देखिए, आप जो ये मुद्दा उठा रहे हैं
ऑपोजिशन पार्टी और ख़ास तौर से कांग्रेस जो उठा रही है, और बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में तो लिखित दिया है कि हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन करेंगे नहीं। पब्लिकली जब वो कहते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी दोगली चाल है। कांग्रेस की या किसकी? कांग्रेस की और बीजेपी की दोनों की दोगली चाल है। वो ये करना नहीं चाहते। स्टेट जिस तरह से बिहार में स्टेट राज्य ने ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी की जनगणना की, उस तरह ये अपने आरक्षण में कर सकते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहते, सिर्फ हवाबाजी करना चाहते कि हम इसको करेंगे, लेकिन इनमें कोई नहीं है। लेकिन अभी जो फिलहाल ये आरक्षण की बात कर रहे हैं उसका मकसद अलग है। ओबीसी ने इस मकसद को समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण को हम रोक लगा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एम्पिरिकल डेटा नहीं है उन शहरों में कि इनकी संख्या कितनी है। अब इसी मुद्दे को लेके ये जो राजनीतिक दल है जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, 2 एनसीपी दोनों साथ को ले रहा हूँ और दोनों शिवसेना को साथ में लेता हूँ और ये कहता हूँ कि ये मराठा खानावल है। इस मराठा खानावल की अभी जो चाल है वो इसी मुद्दे को उठाकर कि 200 से ज़्यादा मराठा एमएलए चुन के ले आए और सदन का इस्तेमाल करते हुए कि जातिगत जनगणना हम लोग करेंगे, लेकिन इनका इंपीरियल डेटा जब तक उपलब्ध नहीं होता है तब तक शिक्षा और नौकरी के आरक्षण को रोक लगा देते हैं। तो इनका अभी का जो मकसद है जनगणना करने का, वो उनकी आर्थिक स्थिति और उनकी जनसंख्या जानने की नहीं है। तो इनकी जो मंशा है वो आरक्षण, शिक्षा और सरकारी नौकरियों का जो आरक्षण है उसको रोकने के लिए जनगणना करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इसलिए वंचित बहुजन आघाड़ी ने ओबीसी से ऐलान किया है कि हम मैक्सिमम टिकट, ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ये ओबीसी को देंगे और ओबीसी ने देखना चाहिए कि 100 से कम ओबीसी के आमदार चुन के आना, कम से कम 100 आना चाहिए। ये हम लोग ओबीसी को ऐलान कर रहे हैं और उसकी ही आगे की चर्चा वहाँ पे चल रही है। लेकिन क्या जातिगत जनगणना को आप समर्थन करते हैं कि होनी चाहिए? जातिगत जनगणना होनी चाहिए ऐसा मैं कह रहा, मतलब अभी से नहीं कह रहा। मैं पुराना इकोनॉमिक का विद्यार्थी होने से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस देश में आया, मैं उदाहरण दूं तो मातंग समाज का उदाहरण दूं। पहले जो रस्सी इस्तेमाल की जा रही थी उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो मातंग समाज करता था। आज जो है उस रस्सी तो लगती है, चलती है, लेकिन वो मातंग समाज नहीं बनाता है, वो गरवारे बनाता है, नायलॉन की रस्सी वो बनाता है। तो ये इकोनॉमिक के विद्यार्थी होने के माध्यम से हम लोगों को ये ध्यान में आया कि भैया इनका डिस्प्लेसमेंट हो चुका है मातंग समाज का। वैसे और कई समाज है कि जिनकी अपनी खुद की सामाजिक इंडस्ट्री थी, उसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पर्याय खड़ा हो गया और पर्याय खड़ा होने के बाद इनकी पूरी इंडस्ट्री जो ख़त्म हो गई। जैसे आज मातंग और रस्सी इनका कोई संबंध रहा नहीं है, उसी तरह दूसरे समाज की भी जो उसका संबंध नहीं रहा। अब ये कैसे जीते हैं, अब इनकी रोजी रोटी का दायरा क्या है, इसको मेरे ख्याल से देखना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ इनकी जनसंख्या कितनी है ये वैसे ही बाहर निकल आएगी। इसलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से मैं ये कहूँगा कि कहीं हम लोग वॉर की जेनोसाइड सुनते हैं, लेकिन इकोनॉमिक जेनोसाइड हम लोग ने सुनी नहीं है। ये पहली बार होगा। अगर ये जनगणना होती है तो ब्रिटिश के ज़माने में जो 3,570 जो जातियां थी, अब वो जातियां वैसी की वैसी है या उसमें बढ़ोतरी हो गई और उसमें कम हो गई। अगर मान लो कम हो गई है तो उसकी वजह क्या है?
ये इकोनॉमिक जेनोसाइड, इकोनॉमिकली उनका जेनोसाइड हो चुका है, और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसका इकोनॉमिक जेनोसाइड किया है। तो इसका तथ्य जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन किन लोगों को ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त पूरी तौर से प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसका मेरे ख्याल से पॉलिसी यहाँ पर बन सकती है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। और इसलिए जातिगत जनगणना का जो है मैं समर्थन करता हूँ। सर, जब भी जातिगत जनगणना की बात होती है, साथ में आरक्षण जो है जिसकी मर्यादा 50% से भी ऊपर कर देनी चाहिए, ऐसी भी मांग होती है। क्या आरक्षण की मर्यादा बढ़ाने का समय आ चुका है? मैं ये कहूँगा कि इनका दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास डेवलपमेंट प्लान है ही नहीं, हम्म, या तेज दिमाग है, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, सत्ता अपने पास ही रखना चाहते हैं, और इसलिए उलझन में डालते हुए कि भैया इसको आरक्षण को बढ़ा दो। आप सभी आप पार्टियों पे ऐसा ऐसा कहेंगे आरोप कि कर रहे हो? 50% से 50% के ऊपर आप 100% भी जाइए, लेकिन जहाँ रिक्रूटमेंट नहीं है 100% लाके भी क्या फ़ायदा है। इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा होता है कि भैया मेरिट 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 होता है, मैं ये कहूँगा ये जो मेरिटोरियस क्लास है इसकी आप व्याख्या बनाइए, हम्म, और इसकी व्याख्या बनाने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में उसको पूरी तरह से जो मेरिटोरियस क्लास है उसको चॉइस ऑफ एजुकेशन आप दे दो। वो उस एक दफ़े आपने चॉइस ऑफ एजुकेशन दे दिया तो आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करनी होती है। सर, तो ये सभी मुद्दा जो है वो फिर आ जाता है कि बेरोजगारी पे आ जाता है कि युवा ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार हो रहे हैं, तो आप आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये सारे मुद्दे तब भी क्या मैं सुलझ आपको सकते एक हैं? तथ्य देता हूँ, हम्म, कितने बच्चे मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए बाहर चले जाते हैं, संख्या बढ़ रही उनमें। उनकी संख्या बढ़ रही। कम से कम आज के मुताबिक 25 लाख विद्यार्थी हर साल बाहर जा रहा है। हम्म, एक विद्यार्थी का खर्चा कितना है? तो कम से कम 50 लाख का खर्चा है। ये एक बड़ी इंडस्ट्री है, मैं कहूँगा, अगर लफ्ज़ गलत है लेकिन मैं उसको उसी भाषा में इस्तेमाल करता हूँ। मान लो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बढ़ा दिया, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के बाद वही 50 लाख में आप इनको अगर शिक्षा देते तो क्या यहाँ का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ता? क्या यहाँ की बेरोजगारी नहीं कम होती? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ दिमाग कम है या बहुत तेज दिमाग है, जो वो चाहता है कि समाज जो है वो अपने तलवे चाटते रहे, और समाज अगर तलवे चाटते रहा तो हम पर वो निर्भय होगा। तो यहाँ की व्यवस्था जो है वो तलवे चाटने वाली व्यवस्था बनाने की बात यहाँ पर हो रही है। वो बहुत तेज दिमाग के हैं, वो कोई बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ के सत्ताधारी लोग तेज दिमाग के, सब समझते हैं, लेकिन अगर विकास हुआ तो तलवे चाटने वाले समाज नहीं होगा, इसलिए वो डेवलपमेंट नहीं कर रहे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो क्या हमारे राज्य के कई सारे प्रोजेक्ट जो है वो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, ये जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या आप ये इसका कहूँगा समर्थन कि करते हैं? प्रोजेक्ट इस राज्य में गया और उस राज्य में गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस राज्य में रहता तो भी एम्प्लॉयमेंट देता, उस राज्य में गया तो भी एम्प्लॉयमेंट देता। लेकिन जहाँ आप एम्प्लॉयमेंट खड़ा कर सकते हो, मैंने एक शिक्षा का विषय मैंने आपको दिया, हम्म, ये शिक्षा के विषय को लेके मैं समझता हूँ कि आधी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। तो सर क्योंकि अगर हम लोग इंग्लैंड का बजट देखें, हम्म, जैसे अपने यहाँ बजट होता है वैसे उनका भी बजट होता है। एशियन कंट्रीज में से जो बच्चे इंग्लैंड पढ़ने जाते हैं, और इंग्लैंड का बजट हम लोग देखें तो 42% इंग्लैंड का बजट जो है ये एशियन कंट्रीज के जो विद्यार्थी जाते वहाँ से उनको इनकम मिलता है। उन्होंने
शिक्षा को कमर्शियल नहीं किया, हम्म, उन्होंने शिक्षा को एक दर्जा दिया, और दर्जा देने के बाद विद्यार्थी अपने यहाँ अट्रैक्ट किए, और विद्यार्थी अपने यहाँ अट्रैक्ट करने के बाद एक इनकम सोर्स हो गई स्टेट को, और बाहर के विद्यार्थी अब इंग्लैंड को इतना इनकम देते हैं कि उनका 42% ऑफ द बजट, 42% बजट जो है वो एशियन कंट्रीज के विद्यार्थियों से आता है। तो यहाँ मेरे ख्याल से वो भी हो सकता है, लेकिन मैंने जैसे कहा कि यहाँ की राजनीतिक दल जो है, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो, इनको तलवे चाटने वाली व्यवस्था चाहिए, इसलिए वो यहाँ का विकास नहीं कर रहे। सर क्या विकास में सरकारी योजना की अगर बात करें कि सरकारें कहती है कि हम योजनाएं ऐसी लेकर आते हैं कि विकास हो देश का, खासतौर पर अगर महिला वोटर्स की बात करें तो पिछले 10 सालों में महिला वोटर्स को काफ़ी ध्यान हर कोई पार्टी दे रही है। हाल ही में जो शिंदे सरकार ने लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए 1,500 रुपये हर महीने का प्रावधान किया। दूसरी तरफ महिला सुरक्षा को लेकर भी है, कई सवाल उठाए जाते हैं। आपने जैसे कि कहा कि शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, तो क्या इस तरह की रेवड़ी बांटना और दूसरी तरफ एक बेहतर इकोसिस्टम, जैसे महिलाएं जॉब कर सके, उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध न करना, ये कितना अलग देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी ये जो 1,500 की महिलाओं को जो अनुदान दिया गया है लाडली बहन की तरफ, उसका खर्चा कितना है? 45,000 करोड़। अब इस 45,000 करोड़ में आप कितनी यूनिवर्सिटीज़ बना सकते थे, कितने मेडिकल कॉलेज बना सकते थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बना सकते थे? अगर 10% भी ये बाहर जाने वाली विद्यार्थी, जो 25 लाख या 2.5 लाख भी विद्यार्थी अगर हर साल आप रोकते हम्म, और यहाँ ही उनको शिक्षा देते, तो जिनको आप 1,500 दे रहे हो उनको कम से कम 10,000 12,000 मिलता, क्योंकि एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता। इकोनॉमी जो है वो डोल आउट इकोनॉमी नहीं होती है, इकोनॉमी रोलिंग इकोनॉमी होती है। ये तो स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनाने की बात होती है, और जिससे राज्य जो है वो कर्जे पे जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है। लेकिन महिलाओं के लिए आप जैसे कह रहे हो कि स्किल डेवलपमेंट की सुविधाएं भी प्रावधान कर सकती थी सरकार, लेकिन साथ में महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उतना ही गंभीर होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी सरकारी रिपोर्ट्स आती है या फिर जिस तरह से महिलाओं के प्रति महिलाओं के खिलाफ जिस तरह से गंभीर क्राइम होते जा रहे हैं, तो क्या ये अहम मुद्दा बन रहा है महिला वोटर्स को देखते हुए? उनकी सुरक्षा का मुद्दा हो, विपक्ष बना रहा है, या फिर उनके लिए जैसे लाडली बहन जैसी योजना आती है, तो क्या महिलाओं को सिर्फ एक वोटर के तहत देखा जा रहा है? उनको एक प्रोडक्ट की तरह देखा गया, चाइल्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री की तरह देखा गया, और उसी चीज़ को जो है वो चार्वाक हो, महात्मा फुले हो, चार्वाक हो, बुद्ध हो, महावीर हो, ये बाकी के संतों ने उसको काट किया कि नहीं, शी इज़ नॉट जस्ट चाइल्ड बेयरिंग मतलब वुमन, बट शी इज़ ए ह्यूमन बीइंग। इसलिए उसकी ह्यूमैनिटी को आपको देखना चाहिए और उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। मैं आप कहूँगा कि उसी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे, मानसिकता चाइल्ड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, वही उनकी मानसिकता है। अब वो सत्ता में बैठने के बाद वो इसको जब देखते हैं तो उसको एक प्रोडक्ट की तरह देखते हैं, वोटर की तरह देखते हैं, और इस वोटर को लुभाना है तो इसको खरीद लो। सो अगेन वापिस मैं कहूँगा कि वैदिक मेंटालिटी जो है महिलाओं को एक प्रोडक्ट करके देखने की, वो यही सरकार कर रही है, दूसरा और कोई है नहीं। तो मानसिकता कोई बदली नहीं, जब तक मानसिकता बदलेगी नहीं तब तक महिलाओं पर देखने का नज़रिया जो है वो अलग नहीं होगा। आज आप जिस एक्सप्लॉयटेशन की बात कर रहे हो महिला की, जो इस समाज के अंदर बोया जाता है, नफरत बोया जा रहा है अभी, और ये बोने वाला कौन है? तो महाराष्ट्र की सरकार, आरएसएस, बीजेपी, यही है। जो फसल आ रही है वो नफरत की फसल आ रही है, और नफरत की फसल में महिला यहाँ की शिकार हो रही है, ऐसी एक परिस्थिति है। कांग्रेस भी कहती है कि ये नफरती लोग हैं और हम मोहब्बत की दुकान है, तो आप कांग्रेस को भी आप मतलब
उनका इस पर पर भी आप टीका सवाल टिप्पणी ऐसा है करते कि हो और मोहब्बत की अगर दुकान होती तो मैं कहता कि राहुल गांधी अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं कहता, तो वो मुसलमान कहता, जैन कहता, क्रिश्चियन कहता, सिख कहता कि भैया ये एक रिलीजियस ग्रुप है कि जिसको हम लोग अल्पसंख्यक के रूप में जानते हैं, लेकिन जिसकी ताकत नहीं है या हिम्मत नहीं है इस रिलीजियस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की, वो सिर्फ जुमलेबाजी की नौटंकी चलती है और कुछ नहीं है। तो सर वंचित किसके विपक्ष में खड़ा है? मतलब कांग्रेस को भी, मतलब आरएसएस और बीजेपी की तो आप मतलब एकदम सामने हैं, उनको आप टीका टिप्पणी करते हो, आप कांग्रेस पर भी करते हो, तो वंचित का दोनों एक ऐसा समविचारी है जो कि पार्टी है वो कौन है? सवाल ऐसा है कि अब चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दे आर सेम साइड ऑफ द कॉइन, मतलब वो एक ही है, दो अलग धारा नहीं है। वो सिर्फ गुमराह करने के लिए एक ने सेक्युलर का चोला पहना हुआ है और दूसरे धार्मिकता का चोला पहना हुआ है। लेकिन जब आँच आती है तो सेक्युलर वाला ये कहता है कि मैं सॉफ्ट हिंदुत्ववादी की भूमिका लेता हूँ। तो दोनों एक ही चट्टे बट्टे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए हम दोनों को टारगेट कर रहे हैं। सर 2019 में आपने एमआईएम के साथ अलायंस किया था, जिसका फ़ायदा सीधा एमआईएम को हुआ, आपको भी बहुत अच्छे वोटिंग परसेंटेज आए थे। उसके बाद 2024 में आपने महाविकास आघाड़ी के साथ आपकी बातचीत चली थी। किन मुद्दों पर आपकी बातचीत जो है वो आप सहमति नहीं बना पाए, और ऐसा है, एमआईएम के साथ आपकी जो अलायंस थी वो टूटने का कारण क्या था? देखिए वो मेरे ख्याल से डॉक्टर कादरी की एक 5-6 दिन पहले की मुलाकात है। शायद मेरे ख्याल से मेरे मुलाकात के साथ साथ उनकी अगर मुलाकात आप जोड़ दो तो उन्होंने ही कारण बता दिया है कि एमआईएम ने वंचित से ज्योति क्यों तोड़ दी है। तो आप उसका एक शॉर्ट पीस उसका उसमें लगा दीजिए तो लोगों को पता चले कि एमआईएम के जो अध्यक्ष थे महाराष्ट्र के, उनका क्या कहना है इस युति टूटने पर। तो मैं समझूंगा लोगों के सामने वो बात आई। लेकिन वंचित की रही किसी के साथ भी अलायंस बन क्यों नहीं पा रही? क्या सवाल ऐसा है कि ये युति बन नहीं पाएगी। एमआईएम और सवाल महाविकास ऐसा आघाड़ी? नहीं एमआईएम के साथ में नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि एमआईएम को हम लोग एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के रूप में देखे, मुस्लिम के साथ में एक समझौता करने की कोशिश हुई, लेकिन बीच ही से वो चले गए। हर राजनीतिक पार्टी का भूमिका होती है, वैसे उनकी भूमिका थी वॉकआउट करने की, तो उससे हमको लेकिन कोई फायदा नहीं। हुआ उनको? लेकिन फायदा नुकसान तो चलते रहता है, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन फिर हम लोगों के यहाँ जो ओबीसी लीडरशिप है, उनका ये फैसला हुआ कि हम मुस्लिम संगठन पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम डायरेक्ट मुस्लिम मासेस से जोड़ेंगे। और इसलिए पिछले 5 साल वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो मुसलमानों को, और जैन है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, इनको पूरा प्रोटेक्ट करते आ रही है। ये हुआ कि मान लीजिए कि हमारी गलती थी उस वक्त, स्ट्रैटेजिक मिस्टेक था कि हम लोग उनके जाल में फंस गए। हमने जो मुर्गी पकाई थी वो खा गए, ऐसा मैं कहूँगा। इस बार जो है कांग्रेस हो, एनसीपी हो, बीजेपी हो या उद्धव ठाकरे हो, इनके पास ओबीसी की एप्लीकेशन, मुझे कैंडिडेचर चाहिए, बहुत कम गई है। ये ढूंढ के दे रहे। मैं इनसे ऐलान करता हूँ कि आपके पास जितने भी एप्लीकेशन कैंडिडेचर चाहे, आप उसमें इतना बता दीजिए कि ओबीसी के कितने लोगों ने अप्लाई किया, कैंडिडेचर आपसे मांगा। ये बात यही दिखाती है कि ओबीसी अब इन पर विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये मराठों की पार्टी है। ये बात हमेशा मराठों की करेंगे। ये उनके सामने आने से ओबीसी ने, बहुत कम लोग ओबीसी ने एप्लीकेशन करवा दिया उनके यहाँ। तो ये मैं मानता हूँ कि समाज के अंदर आरक्षण के मुद्दे पर विभाजन हो चुका है।
तो क्या इससे महाराष्ट्र का राजनीतिक इससे सुलह बिगड़ चुका है? इससे मैं ये मान के चलता हूँ कि इस खेल में अब 3 एम्पायर्स बन चुके हैं। एक आदिवासी है, दूसरा मुस्लिम है, तीसरा जो है वो बुद्धिस्ट है। ये 3 एम्पायर्स हैं। अब इन 3 एम्पायर में से 2 एम्पायर जो है बुद्धिस्ट और आदिवासी, इनका आरक्षण भी धोखे में आने की वजह से वो ओबीसी के आरक्षण के साथ जुड़ गए हैं। मतलब एक गठबंधन वहाँ पर बन चुका है। दूसरा जो है वो मुसलमान जो है एम्पायर, वो इस बात की राह देख रहा है कि जिस एमवीए को हम लोग ने वोट दिया वो हमको कितनी भागीदारी और हिस्सेदारी दी थी। उन्होंने 44 की लिस्ट दे दी है कि भैया 44 सीटें जो हैं जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन है, आप वहाँ की कैंडिडेचर जो है, नुमाइंदगी जो है, वो आप हमको दीजिए। अब मेरे ख्याल से जो लिस्ट आएगी 2-3 दिन में, उन्होंने कितना दिया है उस पर निर्भर होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर उन्होंने नहीं दिया है तो ये वापस ओबीसी के साथ चले आएगा, ऐसा मैं मान के चलता तो राज्य में सर तीसरी आघाड़ी भी बन रही है, क्या प्रकाश अंबेडकर तीसरी आघाड़ी के साथ रहेंगे? तीसरी आघाड़ी की बात आप कह रहे हैं, ये भी एक मराठा खानावल की एक पार्टी है, उससे अलावा उसका कोई वजूद नहीं है। तो क्या आप किसी पार्टी, अन्य पार्टी के, क्योंकि आपने 4 लिस्ट जो देखिए है, अभी हम लोग के साथ में जो है ये जो ओबीसी संगठन का जो आंदोलन चला, वो आंदोलन के सब नेता हम लोग के साथ में हैं। आदिवासी पार्टियां जो है वो हम लोग के साथ में हैं। कुछ मुस्लिम पार्टियां जो है वो हम लोग के साथ में हैं। तो ये एक महास जो है, अखबार वाले दबाने के लिए, टीवी वाले दबाने के लिए इसकी चर्चा नहीं करते। आपने जरांगे जो मराठा आरक्षण मुद्दा लेकर पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, आपने जरांगे पाटिल इनसे भी 2-3 बार मुलाकात की है, तो क्या आप अभी उनके टच में हैं? वो आपको समर्थन कर रहे हैं, आप उनको समर्थन करें, क्योंकि वो भी चुनाव में उतरने की बात कर रहे हैं। नहीं, वो उतारे हैं, यही तो हम लोग चाहते हैं, क्योंकि मराठा भी दो हिस्सों में है। एक तो निज़ामी मराठा है और दूसरा जो है रैयत वाला मराठा है, कि जो शिवाजी महाराज का मराठा है। और ये जो सत्ता में बैठे हुए जो जो निज़ामी मराठा है, ये मुसलमानों से संबंध रखते थे, ऐसी एक परिस्थिति है। तो इसलिए ये जो मुसलमानों से संबंध रखने वाले मराठा जो है, ये रैयत के मराठों को निचला देखते हैं। 96-92 का जो हिसाब है वो हिसाब है वहाँ पर। और इसलिए अगर जरांगे पाटिल अगर लड़ता है तो एक मान के चलता हूँ कि मराठों के अंदर एक सोशल अवेयरनेस की और सोशल इक्वालिटी की राजनीति वहाँ पे शुरुआत होगी। और हम लोग चाहते हैं कि वो लड़े ताकि सोशल इक्वालिटी की बात मराठों के अंदर शुरुआत हो। सर, अगर हम हाल ही में छत्तीसगढ़ और हरियाणा चुनाव की रिजल्ट की बात करें, तो खास तौर पर हमने ये नोटिस किया कि वहाँ पर किसी बड़ी जाति को के खिलाफ छोटी जातियाँ जो है वो एक साथ आती हैं, और फिर जो छोटी जाति मिलकर जो एक साथ आती है वो चुनाव जीतती है। बीजेपी का ये फॉर्मूला छत्तीसगढ़ और हरियाणा में काफ़ी सफल हुआ। क्या महाराष्ट्र में जरांगे पाटिल, उनके विरुद्ध में ओबीसी या आप जैसी जितनी संगठन है वो एक साथ आए हैं, तो क्या ये अभी जो फॉर्मूला है कि किसी बड़ी जाति के खिलाफ छोटी जातियाँ सब एक साथ हो जाए, ये सफलता का फॉर्मूला है राजनीति में? मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति मैंने इलेक्शन हो रहा था तब देखा था। बीजेपी ने पूरा हार मान दिया था छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में। आधे से ज़्यादा कार्यकर्ता उनके घर पे बैठे हुए थे, लेकिन कांग्रेस वाले भी उनसे ज़्यादा घर बैठे। जो छत्तीसगढ़ की सरकार के कार्यकर्ता जो है, ये बीजेपी वाले 10 घंटा सोए तो कांग्रेस वाले 16 घंटा सोए। तो कांग्रेस जो है जानबूझ के हार गई छत्तीसगढ़। और हरियाणा में? हरियाणा में भी वही हम लोग ने एनालिसिस दिया और कहा कि भैया क्या ज़रूरत थी आपको
कि शैलजा जैसी व्यक्ति है, पुरानी कांग्रेस नेता है, एक दलित समाज के अंदर उसको मानने वाला एक वर्ग है, आप उसकी प्रताड़ना करते रहें। एक फोटो आपने देखा होगा कि राहुल गांधी एक तरफ शैलजा का हाथ है और दूसरी तरफ हुड्डा का हाथ है, और दोनों का हाथ अगर आप देखोगे तो शैलजा का हाथ सीधा है, हुड्डा का हाथ जो है यूं 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 ऐसा घूम रहा है, वो मिलना नहीं चाह रहा है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेटिवली जो बताया गया, उससे जो है वो दलित समाज काफ़ी खफा हुआ कांग्रेस से, और उसने जाके बीजेपी को वोट दिया। जब आपके पार्टी के अंदर दो धड़ा बन चुकी है, तो ये हमारा सवाल है राहुल गांधी से कि आपने इसको एक्सपोज क्यों किया। और यही हम कह रहे कि कांग्रेस वालों ने खुद ही हारने के लिए अपने अंदर के दो अलग अलग घड़े हैं, उसको एक्सपोज किया, उसकी प्रताड़ना की, और इसलिए दलित समाज जो है 50% दलित समाज जो है, जो कांग्रेस को जाने वाला था, वो कांग्रेस को नहीं गया, वो बीजेपी को है, और इसलिए वो हारी। तो ये एक मैं मान के चलता हूँ कि चट्टे बट्टे की पार्टियां हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, और जहाँ तक मैं ये हारने की एनालिसिस करूँ, तो ये हारने की एनालिसिस में ये कहूँगा कि इनको अब रिजर्वेशन दोनों को ख़त्म करना है। एक अंदर से ख़त्म कर रहा है, एक बाहर से ख़त्म कर रहा है। लेकिन इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मराठा आरक्षण, यही मुद्दा है। यही मेन मुद्दा है, लोगों के दिमाग में यही मेन मुद्दा है। अखबार वाले, टीवी वाले और कोई मुद्दा लाने की कोशिश की तो मेरे ख्याल से असफल हो जाएंगे, क्योंकि उसी पे कम से कम महाराष्ट्र में जितने मुसलमानों पे हमले नहीं हुए, उससे ज़्यादा हमले जो है वो ओबीसी से हुई। कम से कम हमारी यात्रा वंचित बहुजन आघाड़ी की यात्रा निकालने के पहले जो जानकारी हमको थी, 900 गांवों के अंदर मराठों ने ओबीसी पर अटैक किया था। तो सर, महाराष्ट्र में जैसे पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए, क्राइम रेट, खास तौर पर अगर देखा जाए, दंगे फसाद बहुत हो रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, हम लोग या फिर परसों जो है वो हम लोग ने एक बात कही कि शरद पवार मुख्यमंत्री होने के नाते मोस्ट वांटेड आदमी को, दाऊद इब्राहिम को, दुबई में क्यों मिले। मुद्दा उठाते हुए हमने कहा ये 30 साल पुराना मुद्दा है, ये बात सही है, लेकिन जो समय हम लोग को दिखाई देता है उसमें इन बातों का एनालिसिस करना और उससे सबक लेना, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो 1990 की और 2000 की परिस्थिति दोबारा आएगी। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, उसके कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी का खुलेआम हत्या की गई। तो हम लोग जो आगाह करना चाह रहे लोगों को कि भैया 5 साल के लिए सरकार आप चुन रहे हो, इनसे अगर कोई जवाब नहीं आता है, खास तौर से एनसीपी से अगर कोई जवाब नहीं आता है, तो ये मराठा वोटर को मैं कहूँगा कि आप सोच समझ के वोट कर दीजिए। अगर इससे और कोई बातें निकली, उनकी बदनामी जैसी होगी वैसी होगी, लेकिन जिन मराठों ने वोट दिया है उनकी भी बदनामी होगी, इस पर उन्होंने सोचना चाहिए। सर, आपने दाऊद की बात की, सवाल ये भी उठे उसके बाद कि आपने 30-36 साल के बाद जो है शरद पवार और दाऊद, इनकी मुलाकात की बात आपने सवाल 36 ये है साल के मेरा बाद कि की उस वक्त इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? ये किसका जमाइश है मोस्ट वांटेड आदमी को मिलने के लिए? इसलिए हमने पूछा कि भैया क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको इजाज़त दी थी उस वक्त मिलने की? आपने इतनी देर से सवाल क्यों पूछा? ऐसा सवाल ऐसा है कि उसके तथ्य आने चाहिए, उसके समय आना चाहिए। अभी जो हमने कहा कि परिस्थिति दोबारा 1990 और 2000 की आ रही है, शुरुआत हो गई।
ये थोड़ी है 30 साल का है ये मामला है। उस वक्त बम्बई हॉटस्पॉट था। हर 1.5-2 महीने के बाद यहाँ ब्लास्ट होता था, रेल होता था या कोई और होता था। तो ये थोड़ी है कि व्यक्ति बड़ा है। यही यही हम लोगों से कह रहे, सत्ता दे दो, हम ढूंढ के निकालेंगे कि ये वजह क्या थी, उसका ये क्या था, ताकि आने वाले दिनों में ना कोई बम ब्लास्ट हो। तो क्या अब आप इंक्वायरी चाहोगे इस मुलाकात को मैं लेकर? सीधे कहूंगा कि इंक्वायरी चाहेंगे हम लोग। सरकार के, केंद्र सरकार भी इसका जवाब दे कि भैया उस वक्त इंक्वायरी क्यों नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी भी इसका जवाब दे कि भैया तुमने इंक्वायरी क्यों नहीं किया। आप सत्ता में इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट भेजा था या नहीं भेजा था। आप सत्ता में आओगे तो आप इसकी इंक्वायरी लगाओगे? जो जरूर इंक्वायरी करेंगे इसकी, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये सीधा मामला नहीं है। हमने कहा और दूसरे दिन 2 दिन के बाद ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर परिस्थिति बिगड़ती जा रही है। सर, इन दिनों जो है वो क्रिमिनल लोगों का पॉलिटिसाइजिंग जो किया जा रहा है या पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन किया जा रहा है, कैसे देखते हो आप इसे? बड़े बड़े सीरियस जो क्राइम जो है मैं जुडिशरी को ब्लेम दूंगा, क्योंकि वो केसों पर सोते रहते हैं और जो केसेस का मतलब नहीं होता उस पर वो निचोड़ निकालते निकालते बैठे रहते हैं। लेकिन सिस्टम से जुड़े हुए जो मैटर्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने खाली कहा कि भैया इलेक्शन के मैटर में जिसके ऊपर चार्जेस है उसके मैटर के केसेस 1 साल में, लेकिन तो मॉनिटर क्यों नहीं करते हो भैया? ये हियरिंग क्यों नहीं हो रहा है? क्या अड़चनें आ रही है? ये मॉनिटरिंग होना चाहिए। मैं जानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर नहीं कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंडर नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तो भी सिस्टम इंट्रोड्यूस करना होगा कि जिसको आपको मॉनिटर करना होगा इन केसेसों को, कि भाई इतने लंबे केसेस क्यों कोर्ट में बिना फैसले के पड़े हुए हैं। क्या इसी का परिणाम है कि शिवसेना को लेकर और राष्ट्रवादी को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उसकी तारीख अभी तक नहीं आई नहीं, जबकि विधानसभा में अब उसके चुनाव जो है वो आ गए, लेकिन चुनाव की तारीख आ गई, लेकिन अभी तक फैसले की तारीख मैं नहीं वही आई। कह रहा हूँ ना कि एक दफ़े आपने किसी मैटर को हाथ में ले लिया तो उसको 2 दिन के अंदर मेरे ख्याल से पूरा फैसला होना चाहिए। ये ना हो कि पीस मील का फैसला हो जाए। मतलब पेड़ है, आप पेड़ के जड़ को कहो कि ये गलत है या सही है, लेकिन यहाँ जो है वो पेड़ को हाथ लगाते नहीं हैं। उनकी जो पंक्तियाँ हैं उन पर वार चलते रहता है। सर, वंचित क्योंकि वंचित में कई लोग आए जिनका फ़ायदा हुआ, फिर वो पार्टी छोड़कर चले गए। सबसे अहम बात कि जैसे हमने एमआईएम की बात की, एमआईएम को फ़ायदा हुआ 2019 में, उनके वोटिंग परसेंटेज भी बढ़े। 2024 में आपके वोटिंग परसेंटेज थोड़े कम आए, लेकिन परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहा। तो क्या आने वाले समय में आपको आप मतलब 2019 और 2024 के लोकसभा के बाद आपने क्या आकलन देखा कि एक संगठन के तौर पर वंचित किस तरह से आगे बढ़ रहा है? मराठा एक तरफ हो गया, ओबीसी एक तरफ हो गया है। अब जैसे हम लोग ओबीसी की वकालत कर रहे हैं यहाँ पर और उनकी भूमिका लेके चल रहे हैं। अगर ओबीसी ने हमको वोट दे दिया तो पिछले की तरह हम लोग जीत जाएंगे। तो अब ये देखना है कि ओबीसी जो है वो अपने आप को, मतलब इतना तो वो महसूस कर रहा है कि बीजेपी गलत प्रचार कर रही है कि धर्म संकट में है। उसको ये पता चल रहा है कि मैं अपने पुरखों का धर्म तो छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूजा अर्चा में छोड़ने वाला नहीं हूँ, जो घर के अंदर जो मंदिर बना हुआ है उसको मैं निकालने वाला नहीं हूँ, उसका पूजा करते रहना हूँ। तो धर्म पर आंच कहाँ पर है? तो धर्म पर आंच नहीं है। बीजेपी वाले झूठ कह रहे हैं। उसके आप समझ में आया है कि जो खतरा है वो धर्म पर नहीं है, तो वो खतरा आरक्षण के लिए है। इसलिए अब मुझे लड़ना है तो आरक्षण के लिए लड़ना है, और आरक्षण के लिए लड़ना है तो फिर कौन सी पार्टी आरक्षण के लड़ती है? भारतीय जनता पक्ष जो है वो जरांगे पाटिल का समर्थन करती है कि मराठों को ओबीसी के कोटा में से आरक्षित मिलना चाहिए, जिसके खिलाफ
ओबीसी है। अब यही देखना है कि ओबीसी अपने आरक्षण को बचाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आता है क्या? अगर वो आता है और वोट करता है तो मान लीजिए वंचित बहुजन आघाड़ी एक पॉलिटिकल फोर्स दोबारा उभरेगी। लेकिन सर वोट ट्रांसफर ही हमेशा वंचित के लिए एक चैलेंजिंग रहा है। जैसे कि वंचित के वोटर से अगर आप किसी पार्टी के साथ, अन्य पार्टी के साथ आप अलायंस करते हो तो आपके वोटर्स जो है वो अलायंस पार्टी को वोट तो जरूर देते हैं, लेकिन अलायंस पार्टी के जो वोटर्स हैं वो कई सारे वोटर्स मैंने अलायंस आपकी वंचित को वोट नहीं देते। मैंने जैसे कहा कि ये जो मराठा लीडरशिप और संगठन जो है ये एक मराठा खानावल है। दो मराठा खानावल है। एक कांग्रेस लेड मराठा खानावल है और एक एकनाथ शिंदे लेड मराठा खानावल है। इस एकनाथ लेड खानावल में देवेंद्र फडणवीस, मराठी में जिसको कहते हैं उपरा, हिंदी लफ्ज़ उसको नहीं है इसलिए वो उपरा है। और कांग्रेस लेड फ्रंट या शरद पवार लेड मराठा खानावल जो है उसमें उद्धव ठाकरे ये उपरा है। मराठों का वोट ये मराठों को ही जाता है, वो ट्रांसफ़र नहीं होता है। इसलिए ओबीसी का अभी जो स्लोगन है जिसको आप लोगों ने कभी चलाया नहीं, उनका ये स्लोगन है कि जो हमको वोट देगा हम उसी को वोट देंगे। अगर मराठा हमको वोट देता है तो हम मराठों को वोट देंगे। और इस बार का फैसला ये है ओबीसी का कि किसी भी हालत में हम मराठों को वोट नहीं देंगे। हम वोट देंगे एससी, एसटी और ओबीसी को और आरक्षणवादियों को, और किसी को नहीं देंगे। ये उनका स्लोगन है और उनकी अब भूमिका बनती जा रही है। तो सर महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे महाराष्ट्र में बेरोजगारी है, महिला सुरक्षा है, इसके साथ ही और कौन से मुद्दे आपको जरूरी लगते हैं जो महाराष्ट्र की, क्योंकि प्रोग्रेसिव आप अम्बेडकर हो सर, इसीलिए आप महाराष्ट्र को कैसे देखते हो? प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र का डेफिनेशन क्या रहेगा? हमने पहले भी कहा कि हम जो है कई मुद्दों का मैंने रेफरेंस किया। यहाँ जो है वो कई और मुद्दे हैं कि जो हमारे मैनिफेस्टो में है, जो जिसकी चर्चा हो चुकी है और उसका हल भी कैसे निकल सकता है वो भी हम लोग ने मैनिफेस्टो में बता दिया है। तो जैसे मैं एक कहूँ कि ये लाडली बहना की जो योजना है, महिलाएं जो है वो खेतों में काम करने जाती हैं, ज़रूरत उसकी होती है। हम लोग का एक प्रोग्राम है कि जहाँ किलो के हिसाब से उसको बीजेस मिलते हैं। जैसे कपास का उदाहरण दो कि कपास वो जो इकट्ठा करती है तो उसको बीजेस जो है वो किलो पे मिलती है। आज जो है 9 रुपया 10 रुपया उसको मिलता है, 11 रुपया मिलता है कई जगह। तो हम लोग ने ये कहा कि उसका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद सरकार की ओर से उसको 3 रुपया पर केजी और मेहनत दान मिलेगा। मतलब 11 मिलते हैं, काश्तकार देता है, तो 3 रुपया जो है वो सरकार देगा, तो उसकी किलो के पीछे उसको 14 रुपया मिलेंगे। हर महिला दिन में जो है कम से कम 50 किलो इकट्ठा करती है। अब 14 रुपये से आप पकड़िए 50 किलो कितने हो गए, तो उसी से उसका शक्तिकरण होता है। सोशली उसको रिकॉग्नाइज किया गया सरकार ने कि इसका स्ट्रेंथनिंग करना है इसको, तो वो स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे रखा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि इन बातों की चर्चा जब लोगों में चलेगी तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि लोग हमारे पीछे खड़े हो जाएंगे। यानी कि वोटर अगर वोटिंग देने जाता है तो ऐसे मतलब वो महाविकास आघाड़ी महायुति का ना चुनते हुए वंचित को ही क्यों चुने? मैंने वही कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी को दूसरा और कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि अगर उसको आरक्षण ख़त्म करना है तो महाविकास आघाड़ी या महायुति दोनों में से चूज़ करना है, और दोनों में से चूज़ किया तो उसका आरक्षण चले गया,
उसको अगर उसको आरक्षण बचाना है तो वंचित के अलावा उसको रास्ता ही नहीं है। सर मेरा आखिरी सवाल कि इतने सालों में खासतौर पर जब वंचित बहुजन आघाड़ी बनी, 2 इलेक्शन पार हो चुके हैं। ऐसे में संगठन के तौर पर वंचित बहुजन आघाड़ी को क्या मिला और अंबेडकर मूवमेंट इसका भविष्य क्या है? देखिए, अम्बेडकर मूवमेंट तो चलता रहे कि विचारधारा है और उस विचारधारा को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। रहा मूवमेंट की बात है, मेरे ख्याल से हर मूवमेंट में उतार चढ़ाव की बात होती है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ये ऊपर उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे, उसमें तो कोई दो राह नहीं है। फिलहाल अभी जो फेज़ है, मैं ये कहूँगा कि डरा हुआ बुद्धिस्ट भी है और शेड्यूल कास्ट भी है, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की व्याख्या की है कि आपने एक बार आरक्षण का लाभ लिया है तो आप लिस्ट के बाहर चले जाते हो, तो इससे बुद्धिस्ट और एसी और ट्राइबल ये तीनों डरे हुए हैं। और ये मैंने कहा कि दोनों मराठा खानावल के जो खेमे हैं उन्होंने कहा कि हम इसको लागू करेंगे, और हम ही कह रहे हैं कि ये डिसीजन गलत है और सत्ता में आए तो इसको हम अमल नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा इसकी जांच ये होना चाहिए कि क्या तुम्हारे पास अधिकार है वर्गीकरण का और क्या सेग्रीगेशन करने का और क्रीमी लेयर लाने का। आपके पास अधिकार है तो पहले अधिकार बताइए, बाद में जजमेंट दीजिए। लेकिन न्याय देवता के हाथ में एक तरफ संविधान होता है, दूसरी तरफ जो है वो हम बात कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है। हाँ, देखिए, व्यक्ति सवाल ऐसा है, देखिए कि वहाँ पर मैं ये मानूंगा कि जजेस जो है 4 जजेस बैठ के फैसला करते हैं। ऐसे इशू पर मैं मान के चलता हूँ कि फुल बेंच, और फुल बेंच मतलब फुल कोरम का जजमेंट होना चाहिए, ताकि जाके ये नहीं कि 3-4 जजों का मामला हो। मैं 3-4 जजों के जो मामले जो है उसमें ये बता सकता हूँ कि इनमें से 2 जन को तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न ही पता नहीं है, उसके खिलाफ उन्होंने जजमेंट दिया है। मैं खुलेआम उनके जजमेंट्स की टिप्पणी करता हूँ, मेरा अधिकार है। लेकिन मुझे कोई कंटेम्प्ट करता है, मैं तो राह देख रहा हूँ कि कोई मुझे कंटेम्प्ट करे, ताकि मैं इनको बता दूं कि तुम्हारा जजमेंट कितना सही है और कितना गलत है। तो अंबेडकर मूवमेंट क्या बस जजमेंट पर मर्यादित बन सवाल चुका ऐसे है? जजमेंट मर्यादित नहीं, लोगों की मूवमेंट है, लोगों चलते रहते हैं। जिस तरह मैं कहूँगा कि हरियाणा में लोगों ने खेला है, दिखाई देता है बीजेपी जीती है, लेकिन बीजेपी भी गर्दन पर तलवार रख दी है कि वे तो आगे जाएगा तो अगले बार तलवार जो है आपके गर्दन पे चलेगी। तो समझदारी और सूझबूझ की राजनीति जो है वो अम्बेडकरवादी अब कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये जो डर और भय जो अम्बेडकरवादियों में क्रीमी लेयर से बैठा है, उसको वंचित बहुजन आघाड़ी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन संविधान की बात तो सभी पार्टी करती है कि हम संविधान बचाएंगे, कोई कह रहा है कि ये संविधान खत्म कर रहा है। अभी मैं वही लोगों को समझा रहा हूँ कि पिछले इलेक्शन में संविधान बचाना मतलब डेमोक्रेसी बचाना। सच था वो सही। अब जो है वो आरक्षण बचाना है। इसका मतलब ये है कि संविधान के अंदर सवर्णों को डेमोक्रेसी चाहिए, इसलिए उन्होंने उसको बचाया है। जो पिछड़ा वर्ग है उसको हक, अधिकार और समता, इन चीज़ों की ज़रूरत है। अब ये जो 3 चीज़ें जो है वो उसको आरक्षण के माध्यम से मिलती है। और जैसे इंसान के अंदर हृदय होता है, हार्ट होता है, जब तक हार्ट चलता है तब तक उसकी जान चलती है। वो हार्ट निकाल दिया तो इंसान मर जाता है। तो वैसे ही संविधान को डेमोक्रेसी तो रहेगी, लेकिन पिछड़ों के लिए जो आरक्षण है, जो उनकी जान है, उनका हार्ट है,
वही निकालने की बात चली है। इसलिए संविधान बचाना तो बच गया, अब तो उसको कोई बदल नहीं सकता। रही बात संविधान के अंदर जो प्रावधान है, समता का प्रावधान है, अधिकार का जो भावना है, बराबरी की जो भावना है, जो आरक्षण के माध्यम से आती है, उसी को ख़त्म करने की बात यहाँ पर चली है। और इसलिए हम इनसे कहते हैं कि भाई आपका हृदय ही निकाल दिया, हार्ट ही निकाल दिया, तो आप जिंदा मुर्दा की तरह हो। इसलिए अगर जिंदे मुर्दे की तरह आपको नहीं रहना है तो वंचित के अलावा आपको कोई रास्ता है ही नहीं। सर धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर आरक्षण को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो मौजूदा स्थिति में वंचित के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।